हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य स्टडी ग्रुप। आज हम लोग संविधान की अनुसूचियों को देखेंगे और इसको ठीक से समझेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल भी हम लोग ने इस पे कुछ चर्चा की थी कि संविधान की अनुसूची होती क्या है। तो संविधान एक, मैंने कल बताया था कि क्या है, बुक है जिसमें भाग संविधान में क्या है, भाग है, अनुच्छेद है और अनुसूची है। तो मैंने कहा था कितने भाग होते हैं, 22 भाग होते हैं। अनुच्छेद कितने कहते हैं, 395 और अनुसूची कितने हैं, 12 अनुसूची है। ठीक है, इन 12 अनुसूची को इस लिस्ट में हम लिख लेंगे और इसको सबसे पहले याद कर लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि अनुसूची 1 में क्या है, 2 में क्या है, अनुसूची 12 में क्या है। संविधान के अनुसूची में अनुसूची 12 में क्या है, 11 में क्या है, 10 में क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इनको सबसे पहले रट लेते हैं और एक तरीके से रटते हैं ना, एक ट्रिक से रटते हैं। तो सबसे पहला मैंने कल बताया था राज्य और संघ शासित प्रदेश है। पहले अनुसूची में क्या है, राज्य और संघ शासित प्रदेश के बारे में बताया गया कि कितने राज्य हैं भारत में, भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो अभी कितने राज्य थे, 29 हो कितने गए, 28। क्यों, क्योंकि एक तेलंगाना हमारा बड़ा था ना, पहले भी 28 था, तेलंगाना 2014 में बढ़ने के कारण हो गया 29। लेकिन जम्मू कश्मीर ये अभी राज्य से बन गया केंद्र शासित प्रदेश, बन गया ना। टोटल थे हमारे अभी 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और अब कितने हो गए, 8, 9, मतलब अभी टोटल कितने हो गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया और 28 राज्य हो गए। इन 28 राज्यों के बारे में और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जिक्र कहाँ मिलेगा हमको, 1 नंबर अनुसूची में मिलेगा। 2 नंबर में क्या है, वेतन और भत्ता, वेतन और भत्ता। तो अभी सिंपल याद कर लें कि 2 नंबर में क्या है, वेतन भत्ता है। किसका वेतन है, किसका भत्ता है, ये समझेंगे। वेतन क्या होता है, भत्ता क्या होता है, ये सब समझेंगे। लेकिन किसी न किसी का तो वेतन और भत्ता है। 2 नंबर में याद कर लेंगे वेतन और भत्ता। 3 नंबर में शपथ है। शपथ मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी पोस्ट पे जाते हो, सरकारी कर्मचारी बनते हो, तो बिना शपथ के तो आपको कर्मचारी बनाएगा नहीं। छोटा भी अगर पोस्ट हो ना, उसके लिए भी अगर आप अप्लाई करते हो और उसमें जाते हो तो आपको सबसे पहले शपथ दिलवाते हो, दिलवाते हैं शपथ। तो ये तो बड़े बड़े ऑफिसर्स के लिए है ना, शपथ लेके ही आप ये पोस्ट पर कार्यरत होंगे। चौथा जो अनुसूची है वो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में, कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या हर एक राज्य से अलग अलग होती है और हर एक संघ शासित प्रदेश से अलग अलग संख्या में वो चुन के आते हैं और राज्यसभा में बैठते हैं। हम जानते हैं संसद के बारे में। संसद के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। संसद 3 चीज से मिलकर बना हुआ है, राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा में कुल कितने सीट है, 250 ना, लेकिन अभी कितने हैं, 245। इन 245 सीटों पर किस राज्य से, किस संघ शासित क्षेत्र से कितने सदस्य आएंगे, ठीक है, इनका जो जिक्र है किस अनुसूची में है, अनुसूची 4 में। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अनुसूची 4 में है। अब 5वां समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5वां। SA एंड ST से याद करेंगे। 5वां SA और ST से। अब ये क्या, SA का मतलब होता है शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र। एरिया मतलब अनुसूचित क्षेत्र, और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के ऊपर कैसे प्रशासन करना है, उसका कैसे संरक्षण करना है, इन सभी को अनुसूची 5 में लिखा गया है। अनुसूची 6 में शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया क्या है, STA क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया किसका, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये कहाँ, कौन से राज्य हैं, ये हमारे उत्तर पूर्वी दिशा में जो राज्य हैं, जिसमें 7 सिस्टर्स में आते हैं ना ये लोग। देखो मैप में अगर हम देखें इनको तो किधर होगा, भारत के, ये सिक्किम वाला मैप है, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश है ना, यहाँ पे बांग्लादेश है। इस तरह से अगर हम देखें, कुछ इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश है,
यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे क्या है, सिक्किम है, यहाँ पे असम है। ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, असम का है, ये यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये असम है, ये मेघालय, ये असम, ये मेघालय। तो हमारा दो राज्य मिल गया, असम मेघालय। असम ऊपर में है, मेघालय यहाँ पे, ठीक है। असम मेघालय, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा त्रिपुरा। क्या है, त्रिपुरा, त्रिपुरा। और मिजोरम का है, तो मिजोरम यहाँ पे, मिजोरम यहाँ पे, मिजो। यहाँ देखो, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नागालैंड है। क्या है, नागालैंड। और यहाँ पे क्या है, मणिपुर। यहाँ पे मणिपुर है। तो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो नीचे में क्या है, मिजोरम। यहाँ पे क्या है, त्रिपुरा। ये असम, मेघालय। तो इन 4 राज्यों के बारे में जान लो। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मात्र 4 राज्य याद कर लो, मैप से याद करो, चाहे कैसे भी। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम यहाँ पे है, त्रिपुरा यहाँ पे है, असम यहाँ पे, मेघालय यहाँ पे। लगातार से सीरियल वाइज भी याद कर सकते हो, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ठीक है। ये चारों राज्यों में जो STA मतलब इसमें गलती हो गया, अच्छा, और एक बात कहनी है कि कैमरा पर देख के बोला, ऐसे तार वीडियो है नहीं है। STA का मतलब क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया, मतलब कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। ये सभी क्या है, पहाड़ी इलाके हैं। ये सभी पहाड़ी इलाके हैं और इन सभी जगहों पर अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। इनका जो क्षेत्र होता है, अनुसूचित जनजातियों का जो क्षेत्र होता है, इनका संरक्षण करना, ठीक है, इनका नियंत्रण करना, कैसे इनको संरक्षित करेंगे, नियंत्रित करेंगे, कैसे इनका डेवलपमेंट होगा, इन सभी के बारे में जिक्र स्पेशली एक अनुसूची में बनाया गया, जिसको कहेंगे अनुसूची 6। अनुसूची 6 में हमारा क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 7 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। अनुसूची 7, अनुसूची 7 सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यह इसमें राज्य का और केंद्र सरकार का शक्तियों का बंटवारा है। राज्य और केंद्र सरकार के शक्तियों का बंटवारा है। कैसे, कुछ सूची बनाई गई है। ये क्या है, अनुसूची है, और इसके अंदर भी कुछ लिस्ट है। सूची मतलब क्या, लिस्ट है ना, सूची मतलब लिस्ट। इसमें एक संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि संघ सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है, समवर्ती सूची क्या होती है। अभी के लिए बस याद रखो कि 7वें अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और ये क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। किसके किसके बीच में, केंद्र सरकार में और राज्य सरकार के बीच में क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। अनुसूची 8, अनुसूची 8, इसमें भाषाएं ली गई है कि भारत में मुख्यतः कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, जो कि इसमें लिस्टेड है। भारत की जो इंपॉर्टेंट जो भाषाएं हैं उनको यहाँ पे लिखी गई है। ये अभी तक से 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया, 22 भाषाओं को इसमें सूचित, इस सूची में लिखा गया है। 9 नंबर में 9वीं अनुसूची जो है हमारा, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है। भूमि सुधार संबंधी अधिनियम, अभी इसको इसी टर्म में याद कर लो कि भूमि सुधार संबंधी अधिनियम किस अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में है। 10वां अनुसूची भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, दल बदल नियम है। समझेंगे, ये बहुत अच्छा नियम है। क्या है इसमें, दल बदल। कोई एक दल का मंत्री दूसरे दल में चला जाता है, तो उसने क्या किया, दल बदल लिया ना। तो ऐसा करना तो कुछ ना कुछ तो एक दल के लिए घाटा होगा, एक दल के लिए फायदा होगा। प्लस में किसी मंत्री का खरीद फरोख्त होगा ना, उसको खरीदेगा कोई, पैसा देगा। ऐसी घुसखोरी का बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा ना, घुसखोरी पे क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। एक दल से दूसरे दल में जाना, ये दल बदल कानून यहाँ पे दिया गया। किसमें, अनुसूची 10 से। अनुसूची 11 क्या, अनुसूची 11 और 12 ये बहुत रिसेंट क्या है, ये बहुत रिसेंट में इस संविधान में जोड़े गए हैं। अनुसूची 11 और 12। पहले में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था, और दूसरे में क्या है, 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका। इसका मतलब ये है कि 11वें अनुसूची में
11वीं अनुसूची में किसी भी गांव में एक पंचायत होना चाहिए। मतलब ये क्या है, गांव लेवल पे, मतलब कि ग्रामीण लेवल पे क्या होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका। अगर वो शहर है, कोई शहर है, वहां पे क्या होना चाहिए, नगर पालिका होनी चाहिए। अच्छे अच्छे शहरों में नगर पालिका आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इन सबको पहले याद कर लेते हैं, उसके बाद इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहला में राज्य और संघ क्षेत्र, दूसरा क्या, दूसरा वेतन भत्ता, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा के सदस्य, और पांचवा एसए एसटी एसटीए, छठा है संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची, सातवां है भाषा भूमि सुधार दल बदल पंचायती और नगर पालिका। इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक हम ले सकते हैं। पहले इन चारों को देख लेते हैं। पहले इन चार के लिए हम सूत्र ये ट्रिक लेते हैं ना, इन चार के लिए ट्रिक लेते हैं। देखो हमारे पास केंद्र है, ठीक है, या राज्य, केंद्र है या राज्य है। इन सभी में जो भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल जो भी आएंगे, ठीक है, वो इस पे शासित करेंगे, शासन करेंगे अपना। ठीक है, तो इनको कुछ ना कुछ वेतन देना पड़ेगा ना। बिना वेतन और भत्ता का तो ये वैसे भी शासन नहीं करने वाले। कोई भी काम कोई थोड़ा ना करेगा बिना वेतन भत्ता का। इनको वेतन भत्ता ऐसे थोड़ा ना देंगे, कुछ शपथ दिलवा के देंगे। बिना शपथ का देंगे नहीं कि भाई अच्छे से काम करो, जो भी नियम कानून ला रहे हो अपने फायदे के लिए मत लाओ, घोटाला वोटाला मत करो, तो शपथ दिलवा के इनको लाएंगे। फिर इनको किसी न किसी सदन में बैठाएंगे ना। हम ले लेते हैं राज्यसभा। यहां देखो, केंद्र और राज्य, सबसे पहले हमारा देश है। देश में क्या है, एक केंद्र है, एक केंद्र होता है और एक उसमें क्या होते हैं, राज्य होते हैं। तो ये पहले आएगा, उसके बाद उस पर शासन करने वाला कोई आदमी होगा ना। ऐसी देश थोड़ा ना खुला छोड़ देंगे, पहले हम क्या कर लेंगे, इसको अपना देश बना लेंगे इस तरह से। ये मान लेते हैं हमारा देश है, ठीक है, ये देश है हमारा। देश, केंद्र, राज्य, बहुत सारे राज्य। इस पे क्या होगा, शासन करने वाले आदमी होंगे जो कि वेतन भत्ते के साथ में शासन करेंगे। जब इनको देंगे तो इनको शपथ भी दिलवाएंगे, और शपथ दिलवाएंगे तो ये राज्यसभा में जाके बैठेंगे। ट्रिक याद कर लो, पहले केंद्र राज्य, फिर वेतन भत्ते, फिर शपथ, उसके बाद राज्यसभा। 4 याद हो जाएगा ना, केंद्र राज्य, वेतन भत्ते, शपथ, सदन। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को एक साथ याद करो, एससी एसटी और एसटी। देखो, एक होता है क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, और एक होता है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। अभी तक से तुम दो चीज जानते होगे, एक होता है एससी और एक होता है एससी। और एसटी का मतलब क्या होता है, एससी का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये ऐसी जातियां हैं जिनको संविधान में एक लिस्ट में लिखा गया है। ठीक है, इन जातियों का नाम क्या है, एक लिस्ट में लिखा गया है। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके नजर में ये जातियां क्या है, बहुत पिछड़ी हुई थी। ठीक है, ये बहुत गरीब हालत से गुजरी हुई थी। तो इनको बढ़ाना, इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हमारे सरकार का मुख्य मुद्दा हो। ठीक है, आरक्षण वगैरह इसी से दिया जाता है ना। तो एससी और एसटी होता है। उसी तरह से ऐसे एरिया, ये तो जाति होगी ना, ये कास्ट हो गई। ठीक है, तो उसी तरह से एरिया भी आता है, क्षेत्र भी आता है ना। ऐसा एरिया जो कि लीस्ट डेवलप्ड है, मतलब बहुत कम उसका डेवलपमेंट हुआ है। और वैसा डेवलपमेंट भारत के बहुत सारे ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बहुत कम डेवलप्ड है। जैसे कि तुमको मिल जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है ना एरिया है। जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र हो गया, कोई जंगली क्षेत्र हो गया जहां पर बहुत ज्यादा नक्सलाइट है। ठीक है, ऐसे ऐसे एरियाज में बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है। उस एरिया को हमने क्या कह दिया, शेड्यूल्ड एरिया कह दिया। क्या कह दिया, शेड्यूल्ड एरिया। और वैसे एरिया जहां पर स्पेशली जनजाति निवास करती हो, उनको कह दिया शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल्ड ट्राइब का एरिया, ये शेड्यूल्ड एरिया हो गया, ये शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया हो गया। वैसे एरिया जो कि कम डेवलप्ड है, तो उनको क्या कहेंगे, शेड्यूल्ड एरिया कह दिया। इनको क्या कर दिया, लिस्ट में लिख दिया है कहीं
संविधान के किसी लिस्ट में लिख दें कि ये एरिया है, इनको डेवलप करना है तो इनको स्पेशल रिजर्वेशन दो, इनके लिए स्पेशल पैसा दो, ठीक है। ऐसी एरिया को डेवलप करने के लिए, मान लो यहाँ पे नक्सलाइट एरिया है तो इनको डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको स्पेशल पैसा देना पड़ेगा ना, मुआवजा देना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को स्पेशल सुविधा देना पड़ेगा ताकि ये क्या करें, समाज में ऊपर उठ सके, अभी दबे कुचले हैं। फिर स्पेशल ट्राइबल एरिया का मतलब ऐसा, ये भी सॉरी शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया, ये भी शेड्यूल्ड है ना, लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि ट्राइबल ही आए, मतलब जनजाति लोग ही आए, लेकिन STA में ट्राइबल आएंगे, मतलब जनजाति आएंगे, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिसमें अनुसूचित जनजाति निवास कर रहे हो, ठीक है, और वो पिछड़ा इलाका है, उनको क्या कहेंगे, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। और ये कौन कौन से है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के मैप में हमने याद कर लिया उसको। या देखो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए भी यहाँ पे कास्ट है, ये क्या है, कास्ट है, और ये क्या है, एरिया है। कास्ट और एरिया दोनों को ले लिया तो हमारा आएगा अनुसूचित 5 में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब का सिर्फ एरिया लिया, शेड्यूल्ड ट्राइब का एरिया। यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब जाति है, यहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया है, क्षेत्र है, लेकिन जब शेड्यूल्ड ट्राइब का एरिया ले लिया वो किस में आ गया, 6 नंबर पे। तो ये दोनों इस तरह से याद कर सकते हैं। 5वें में क्या है, तरीका भी है, 5 लिख रहे हो ना, इसकी तरह दिख रहा है, याद रखना, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब, छठा उससे रिलेट कर लेना, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया। 5 से क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो ना। 5 हमारा क्या है, एक एस की तरह दिख रहा है, सिंपल सा बात है। यहाँ से शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब को याद कर लो, छठा इससे लिंक कर लो, क्योंकि जब शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब है तो नीचे में क्या होगा, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया होगा। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, और यहाँ पे क्या है, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र। और ये कौन कौन से क्षेत्र है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब आ जाओ 7 नंबर पे। 7 नंबर तो एकदम फिक्स है, और इसको याद करना है तो एक सिंपल सा ट्रिक है, बहुत सिंपल है। अगर मेरा कोई नाम जानता है तो सही है, मेरा नाम सतवीर है। जो पहली बार चैनल पे आए वो जान ले, मेरा नाम है सतवीर, और सतवीर का मतलब 7 से ना। तो 7 नंबर पे जो आएगा, यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जितनी भी अनुसूची हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सूची है वो है अनुसूची 7। सबसे इंपॉर्टेंट जो सूची है वो क्या है, अनुसूची 7। मेरे नाम से याद कर लो। और इसमें मैंने बताया था क्या, संघ और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन किया गया है इस सूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब ये क्या है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, फिर इसको और डिटेल में जाते हैं। लुसेंट के बुक में जो लिखा हुआ है उसको देखेंगे और ठीक से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। संघ सूची क्या होता है, राज्य सूची क्या होता है और समवर्ती सूची क्या होता है। देखो नॉर्मल भाषा में समझें इसको, सिंपल तरीके से। देखो 3 तरह की लिस्ट है, कहां पे, संविधान में 3 तरह की लिस्ट है। पहला लिस्ट जो है कुछ विषय उसमें लिखे हैं, दूसरे वाले में भी कुछ विषय लिखे हैं, और तीसरे वाले में विषय का मतलब, जैसे यहाँ पे अगर मान लो लिखा है शिक्षा, रेल, रक्षा, ठीक है, शिक्षा अगर लिखा है एजुकेशन से रिलेटेड है, रेल है तुम्हारा, डिफेंस है, ये सभी तुम्हारे होंगे। जो जैसे कि रेल हो गया, डिफेंस हो गया, ये सभी तुम्हारे एक सब्जेक्ट हुए ना, एक विषय हुआ। इस विषय पे अगर कानून बनाना है तो कौन बनाएगा, संघ सूची बनाएगा। अगर मान लो रेल हमारी जो चल रही है, इस पे अगर कानून बनाना होगा, रेल वाले विषय पर अगर कानून बनाना होगा, कौन बनाएगा, संघ बनाएगा ना। तो इस सूची को क्या कहेंगे, संघ सूची कहेंगे। संघ मतलब केंद्र, संघ मतलब केंद्र। राज्य सूची, राज्य सूची में उन विषयों को रखा गया है जिसपे कानून बनाने का अधिकार किस पे, राज्य पे। ऐसी विषय जिन पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य को है, उस सूची को क्या कहेंगे, राज्य सूची। और ऐसी सूची, ये तो मिक्स हो गया ना यहाँ पे हमारा सेंटर आ ही गया, यहाँ पे क्या आ गया, स्टेट आ गया, और यहाँ पे क्या है, दोनों है, सेंटर और स्टेट दोनों है। अब इस पे देखो क्या होता है, ऐसे सब्जेक्ट जिन पे सेंटर भी बना सकता है, नियम कानून सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, लेकिन स्टेट ने भी बना दिया और सेंटर ने भी बना दिया, लेकिन अगर दोनों में से, नियम में से अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए कि किस नियम को ज्यादा वैल्यूएशन दे, कौन नियम सबसे ज्यादा रहेगा, तो सेंटर वाला नियम रहेगा। स्टेट का जब तक चल रहा है नियम तो चलेगा, सेंटर का जब तक चल रहा है। लेकिन जब दोनों में से अगर प्रायोरिटी दिया जाए, इसको सबसे पहले यूज करें, मतलब सबसे ज्यादा किसको माने, तो सेंटर वाला हो जाएगा। तो इसमें लिखे हुए जितने भी विषय हैं
उन पे सेंटर भी नियम बना सकता है और स्टेट भी नियम बना सकता है, लेकिन प्रायोरिटी किसकी होगी? सेंटर वाली की ना, जब कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो ये 7 नंबर इंपॉर्टेंट वैसे भी है। 8 नंबर पे आते हैं। 8 क्या है? भाषा। और भाषाएं अभी कितनी है? लिस्टेड। वैसे तो बहुत सारी भाषाएं हैं भारत में, बहुत सारी भाषाएं, गिन नहीं पाओगे, इतनी ज्यादा भाषाएं। पूरे विश्व की भाषा एक जगह और भारत की भाषाएं एक जगह। तो भाषाएं कितनी है? 22 अभी लिस्टेड है इसमें, और हाल फिलहाल में जो लिस्टेड है उसका याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे उसको भी। लेकिन अभी समझ लो 8 नंबर में क्या है? याद करने का तरीका लैंग्वेज है ना। लैंग्वेज में ज्यादातर फोकस हम किसमें करते हैं? जी पर ना। लैंग्वेज ज्यादातर ये जी है ना, लैंग्वेज में जी। लैंग्वेज मतलब क्या? भाषा ना। जी से 8 को याद रखो। जी और 8 एक ही तरह से दिख रहा है ना लिखने में, तो याद रखो 8 लैंग्वेज है, भाषा है। क्या मतलब 8वीं अनुसूची में भाषाएं लिस्टेड है, ठीक है। 9वीं अनुसूची, अब यहाँ के बाद वाली अनुसूची हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान बना था, उस समय मात्र 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी जब संविधान बना था। लेकिन जब संविधान बनने के बाद, जब संविधान में संशोधन हुआ, तो ये 4 अनुसूची बाद में। संविधान संशोधन कर क्या है? संविधान संशोधन के लिए मैंने कल ही बताया था कि संविधान संशोधन क्या होता है। तो कल मैंने बताया था कि संविधान में अगर कोई गलती हो, त्रुटि हो, तो नहीं, संविधान में गलती कैसे हो सकता है भाई? उसको बनाने के लिए बहुत महारथी वहां पे आए हो ना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिल बैठ के इतने सालों तक, पूरा अच्छा खासा 2-3 साल नहीं, 2-3 साल, कुछ साल लगाया, कुछ महीना लगाया ना, तो इतने दिन तक मेहनत करने के बाद कोई गलती कैसे कर सकता है? उसमें गलती नहीं करेंगे जब संविधान में कोई चीजें आउटडेटेड हो जाए। सिंपल सी बात है, अरे हमारे पास मोबाइल है ना, 10 साल पहले का मोबाइल उठाओ, आज की डेट में वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उसमें बहुत सारे फंक्शन ऐसे होंगे जो कि आउटडेटेड हो जाएंगे। उस समय के लिए ठीक था, लेकिन अब के लिए ठीक नहीं है। वो गलत नहीं है, वो भी सही था, और आज भी जो यूज कर रहे वो भी सही है। जैसे कि आज का जो मोबाइल है तुम्हारा, वो कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा? आउटडेटेड हो जाएगा। समय के अनुसार वो खराब नहीं है, लेकिन उसका मतलब यूज करने का तरीका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक कुछ दिनों के बाद में अपने मोबाइल में भी अपडेशन करते हो ना, अपडेट करते हो, नोटिफिकेशन मोबाइल में भी आता है। उसी तरह से संविधान को क्यों ना अपडेट करें? तो संविधान में भी कुछ नियम कानून है, उन नियम कानून को पूरी तरह से बदलेंगे नहीं, बस उसमें थोड़े बहुत चेंजेस के साथ उसको वैसे ही रख देंगे, ठीक है। या फिर कुछ नया चीज जोड़ना होगा तो उसी में थोड़ा बहुत जोड़ देंगे। तो जब संविधान में इस तरह का कोई क्रिया करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? हम संविधान संशोधन कहेंगे, ठीक है। संविधान संशोधन ऐसा नहीं है कि कोई चीज गलत है तो उसको सुधार रहे हैं। संविधान में गलती तो हो ही नहीं सकती भाई, संविधान में गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपना संविधान खुद, पहली बात तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, दूसरी बात इतने देशों से इसको लिया गया है, मतलब छांट के लिया गया इतना, तो गलती होने का संभावना तो 0% है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे? कुछ मतलब अपडेट करेंगे, इस संविधान को क्या करेंगे? कुछ अपडेट करेंगे, उसी को कहेंगे संविधान में संशोधन। तो ये जो 4 अनुसूचियां यहाँ पे दिख रही है तुमको, 9, 10, 11, 12, ये सभी संशोधन के द्वारा आई है। इनको याद भी करना है कि 9वीं अनुसूची कौन से संशोधन के द्वारा और किस साल में जुड़ी गई है। 10वीं अनुसूची कौन से संशोधन के द्वारा कौन से साल में जुड़ी हुई है। अरे संशोधन भी होगा तो किसी न किसी साल में हुआ होगा ना, बात समझ रहे हो? जैसे पहला संशोधन कब हुआ होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब तक से 100, 200, 100, 150 के करीब में पहुंचा होगा, कुछ ना कुछ पहुंचा होगा ना अब तक से। तो ये कौन से साल में हो रहा है, इनको भी समझना है। तो 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन, 10वीं, 11वीं, 12वीं, और कौन सा ईयर, ये भी याद करना इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये हमारे संविधान बनने के बाद आया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं 9वीं है भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है, कि अभी इसको इसी तरह से याद करो कि भूमि में सुधार संबंधी अधिनियम किसमें? 10वीं समझते हैं। 10वीं क्या? दल बदल 10 से कुछ ट्यून बन रहा होगा, 10 दल बदल, दल 10 आ रहा है ना, 10 दल है तो 10 लिख सकते हैं ना। तो इससे यहां पे एक ट्रिक बना सकते हो, 10 दल है ना, तो कुछ लिंक कर सकते हो, इसको लिंक कर लो, 10 या दल। मैं तो ऐसे याद करता हूं, तुम्हारी मर्जी, ट्रिक अपने ऊपर निर्भर करता है ना।
या तो तुम मेरा मानो या तो अपना कुछ बनाओ, लेकिन बिना ट्रिक का फिर पच होगा एग्जामिनेशन में, पूछ देगा 10वां, आंसर दोगे 9वां का। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल नियम है। मैंने इसके बारे में तो बता ही दिया कि एक किसी दल का एक नेता दूसरे दल में चला जाए। ठीक है, क्यों जाता है ये सब, हो सकता है कि उस दल में उसको लालच दिया जाए कि तुम उस दल में अभी कोई बड़े मंत्री के पोस्ट पे नहीं हो, इस दल में आओ, तुमको हम गृह मंत्री बना देंगे। ठीक है, जैसे सॉरी, इसमें मैं कोई दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं। ठीक है, मान लो कोई भी दल उठा लो, उसको किसी लालच के द्वारा दूसरे दल में, ठीक है, बुला लिया जाए या फिर वो चला जाए किसी लालच के कारण, तो वहां पर भी जाकर वो क्या करेगा, कुछ गलत ही काम करेगा ना। तो ये जो दल बदल जो है, दल का बदलना होता है, ये थोड़ा गलत होता है। इसीलिए एक कानून आया और उसको किसमें जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। एक नियम आया, ठीक है, एक नियम आया, उसको किसमें जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि गांधी जी का भी सोच था ना। गांधी का जब नियम पढ़ोगे, गांधी जी का जब वो पढ़ोगे कि गांधी की सोच कैसी है, विचार कैसी है, गांधी जी का पूरा जब गांधीवाद जब तुम पढ़ोगे, एक पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस है वो, उसमें गांधी जी ने ग्रामीण व्यवस्था को बहुत अच्छा व्यवस्था बताया था, शहरी व्यवस्था को ग्रामीण व्यवस्था बहुत अच्छा बताया था। और ग्रामीण व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था हमारी होनी चाहिए, एक पंचायत होना चाहिए। अभी भी जहां पर भी तुम हो वहां पे पंचायत होता है ना, पंचायत होता है। पंचायत भी त्रिस्तरीय होता है और द्विस्तरीय होता है, त्रिस्तरीय द्विस्तरीय। अभी किसी किसी राज्य में 2 स्तरीय और किसी किसी में 3 स्तरीय, किसी किसी में पढ़ेंगे डिटेल में पंचायती राज व्यवस्था कभी, जब हम पंचायत के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि कैसे ये लागू हुआ है, किस तरह से हुआ है। समझते हैं नगर पालिका, पंचायत के बारे में हो गया तो नगर पालिका के बारे में होगा ना। जैसे गांव को सुव्यवस्थित ढंग से रखोगे तो नगर को भी रखना होगा ना, तो नगर को नगर पालिका होती है। अच्छी शहरों में देखोगे नगर पालिका होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब याद हो चुका होगा। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे क्या, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूरे देश में हुआ ना, तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा, उसको शासन करने के लिए कोई आएगा, नेता होता, तो उसको वेतन दोगे ना, तो दूसरे नंबर पे क्या होगा, वेतन हो गया। तीसरे नंबर पे क्या हो गया, तीसरे नंबर पे अगर वेतन दे रहे हो तो बिना कसम खिलाए दोगे क्या, क्या पता वो हड़प ले। तो तीसरे नंबर पे क्या हो गया, शपथ हो गया। और चौथे नंबर पे क्या होगा, जब शपथ हो गया तो वो राज्यसभा में जाएगा ना, कुछ पोस्ट दोगे, बढ़िया सीट दोगे तो राज्यसभा में जाके वो सीट ले लेगा। तो चौथे नंबर पे क्या है, राज्यसभा की संख्या, कितने लोग कहां से आएंगे। अब हमारा 5वां और 6ठा मैंने याद करा था, 5वां से एस बना लो, 5 से क्या कर लो, एस कर लो। एस से 2 चीज याद रखो, एस ए और एस टी। एस ए मतलब शेड्यूल्ड एरिया और एस टी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। यहाँ पे जाति है ट्राइब और एरिया क्या है, क्षेत्र है ना। इन दोनों के बारे में कैसे वहां पे हम उसका नियंत्रण करें, ठीक है, कैसी व्यवस्था करें, ये सब हमारी 5वीं अनुसूची में लिखी गई है। 6ठी में क्या है, उसी से नीचे में आ जाओ, एस टी ए शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र। और ये कहाँ है, असम में है, और असम मेघालय, असम के नीचे मेघालय, फिर त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में है ये एसटीए। 7वां मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, मेरे नाम से याद करो, क्या है, संघ और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा। और ये 3 तरह से होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में अपना विषय है जो कि संघ बनाता है, उस पे नियम। राज्य सूची में कुछ विषय हैं जिसपे राज्य बनाता है नियम, और समवर्ती सूची में कुछ विषय हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों बना सकता है। उसके बाद 7वीं के बाद क्या है, 8वीं का मैंने कहा था जी से याद करो, लैंग्वेज, भाषा। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं अभी के लिए। ये अपडेट होते रहेगा तो उसके लिए चेंज होगा, तो मेरी गलती नहीं है, चेंज होगा। तुम लोग करंट अफेयर पढ़ते हो ना, करंट अफेयर से अपडेट करते जाना। और उसके बाद 9, 10, 11, 12 ये सभी क्या है, संविधान लागू होने के बाद जो संविधान का संशोधन हुआ उसके तहत इसको जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं क्या है, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम लाया गया। फिर 10वीं में क्या है, 10 से याद करेंगे, 10 दल बदल नियम कानून कहां से, 10वीं अनुसूची में। 11वीं में क्या है, 11 में पंचायत और 12 में नगर पालिका। सिंपल सा है, अगर याद हो गया हो तो आगे बढ़े। अब लुसेंट निकालते हैं, और लुसेंट में
जो पहला टॉपिक है, पहला अनुसूची है, उसको देखते हैं। क्या है इसमें? भारतीय संघ के घटक राज्यों, 29 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। मैंने सिंपल सा बताया कि भारतीय संघ के जो राज्य हैं, घटक राज्य मतलब जितने भी राज्य हैं, टोटल कितने हैं अभी? 28 हैं। और संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 9 है ना। इन सभी को किसमें उल्लेख किया गया? प्रथम अनुसूची में। कल मैंने एक नोट में बताया था क्या, संविधान के 69वें संशोधन में क्या लिखा गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, एनसीआर रीजन बनाया गया। किस संशोधन के द्वारा? 69वें संशोधन। और मैंने कल कहा था कि 69वां संशोधन जो हुआ था वो किस साल में हुआ था, किस ईयर में हुआ था? तो आज के लिए भी होमवर्क वही है, आज के लिए भी होमवर्क यही है कि 69वां संशोधन किस ईयर में हुआ था, क्योंकि आज कंप्लीट कर देना इसको, 69वां संशोधन कब हुआ था। अगला पॉइंट क्या? द्वितीय अनुसूची, इससे भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इस पे जो व्यवस्था होगा ना राज्य करने का, इस पे व्यवस्था जो बना है भारतीय राज्य व्यवस्था के जो भी अधिकारी होंगे, अधिकारी में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति हैं, इनका ये भी याद कर लो। क्या याद करोगे? कि कौन कौन अधिकारी हैं जिनके वेतन भत्तों की बात की जा रही है। दूसरे नंबर पे वेतन भत्ता ही है ना, तो कौन कौन अधिकारी हैं जिनके वेतन भत्ते की बात की जा रही है? तो पहला है राष्ट्रपति, कौन है? राष्ट्रपति। दूसरा कौन है? राष्ट्रपति। उसके बाद है राज्यपाल। जिस तरह देश में होता है राष्ट्रपति, उसी तरह राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है ना। देश में क्या होता है? राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होता है। उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। हम जानते हैं संसद में 3 चीज होते हैं, राष्ट्रपति तो आ गया ना, राष्ट्रपति ले लिया यहाँ पे। फिर लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होता है, और इसके हेड जो होते हैं वो होते हैं सभापति, और क्या होते हैं? उपसभापति। तो लोकसभा में होते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और राज्यसभा में सभापति उपसभापति। इन सभी के लिए वेतन भत्ता होगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा के सभापति उपसभापति, राज्यसभा के। उसी तरह से राज्य में होता है विधानमंडल, राज्य में होता है विधानमंडल, और विधानमंडल के अंदर 2 सदन होते हैं, एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा। विधान परिषद और विधानसभा। कुछ राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन सभी राज्यों में विधानसभा की व्यवस्था होती है। सभी राज्यों में क्या होते हैं? विधानसभा होता है, लेकिन कुछ ही राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। जिस तरह से लोकसभा होता है उसी तरह से ये विधानसभा होता है। जिस तरह से राज्यसभा होता है उसी तरह से विधान परिषद होता है। क्या होता है? विधान परिषद। जैसे राज्यसभा है ना, उसी तरह से क्या है? विधान परिषद है। जिस तरह से लोकसभा है उसी तरह से क्या है? विधानसभा है। तो इसमें जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं तो इसके भी क्या होंगे? अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे ना, और इसके क्या होंगे? सभापति उपसभापति होंगे। तो इन सभी का आ जाओ। राष्ट्रपति यहाँ पे रखो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति। राज्यपाल यहाँ पे रखते हैं क्योंकि राज्य में होते हैं ना, राज्यपाल को यहाँ पे रखो। ये देश में हुआ, ये क्या हुआ? राज्य में हुआ ना, यहाँ पे क्या होगा? राज्यपाल। यहाँ पे क्या होंगे? सभापति उपसभापति ना, परिषद का। और यहाँ भी होगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष। उल्टा मैंने बना दिया है तो तुम लोग मैनेज कर लेना, ठीक है? इधर होता है, ठीक है? और कौन है? आ जाओ। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। हम जानते हैं न्यायालय कितने प्रकार के? 2 ना। न्यायालय वैसे तो है, जिला न्यायालय भी होता है, लेकिन मुख्यतः राज्य में होता है उच्च न्यायालय, और केंद्र में क्या होता है? उच्चतम न्यायालय। तो न्यायालय के तौर पे यहाँ पे क्या होगा? उच्चतम होगा ना, और यहाँ पे क्या होगा? उच्च होगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, इन सभी का वेतन और भत्ता अनुसूची 2 के तहत हो गया। और एक होते हैं कैग। कौन होते हैं? कैग, CAG। ये होते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा कभी, ठीक है? अभी के लिए सिंपल समझ लो क्या है। तो यहाँ पे इस फिगर समझो। यहाँ पे कौन है? राष्ट्रपति, अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसके? लोकसभा के। सभापति उपसभापति किसके? राज्यसभा के। यहाँ पे कौन? राज्यपाल, सभापति उपसभापति परिषद के, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभा के, विधानसभा के, विधान परिषद, ठीक है? यहाँ पे उच्च न्यायालय होगा, तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी का वेतन भत्ता 2 नंबर पे, ठीक है? दूसरी नंबर अनुसूची के तहत। वेतन भत्ते और पेंशन
वेतन भत्ता और पेंशन। वेतन भत्ता और पेंशन क्या होता है, समझो इन सब में अंतर। ये सभी तो पैसा से ही लेन देन है ना। पेंशन सब जानते हो गया, रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है। वेतन जब वो काम कर रहे होते हैं तब, जब वो पोस्ट पे रहते हैं तो वेतन होता है, जब रिटायर कर जाते हैं तो पेंशन होता है। भत्ता क्या होता है, जब वो कोई भी जॉब करता है, किसी भी सेक्टर में रहते हो, जॉब करते हो, तो उस समय कुछ भत्ते मिलते हैं, अलग से खर्चा मिलता है, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, ठीक है। तो इनको कहते हैं क्या, भत्ते कहते हैं। और बहुत सारे होते हैं, जाओगे जब जॉब करोगे तो पता चलेगा कि भत्ते क्या होता है। रियलिटी में समझ लो, रियल पेमेंट ये होता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन ये होता है, और ये क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल खर्चे के लिए हमें जो पैसा दी जाती है उसको भत्ते कहते हैं। तो ये सभी अनुसूची 2 में है, और इन सबको याद कर चुके हो ना, याद करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायालय, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और एक एक्सटर्नल याद करना कैग, सीएजी। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः ये, ठीक है, इनको याद करना जरूरी है। तीसरे नंबर पे शपथ। जब ये लोग इतने बड़े पोस्ट पे जाएंगे तो शपथ भी लेना होगा ना, तो इन्हीं सब का जो शपथ होता है, देखना कभी भी राष्ट्रपति ऐसे नहीं बनेगा, उसको शपथ दिलाया जाएगा कि आप जिस पोस्ट पे जा रहे हैं, इस पोस्ट पर कर्तव्य निष्ठा से पालन करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे संविधान के दायरे में रह के डिसीजन लेंगे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो संविधान का उल्लंघन करे, किसी के अधिकार का, संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है ना, उसका हनन हो। तृतीय अनुसूची को देखते हैं। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली क्या है, शपथ है। हो गया। चौथी अनुसूची देखते हैं। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया जाता है। देखना, यहाँ पे सिर्फ राज्यसभा के बारे में बताया, कहीं लोकसभा है क्या? लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, जनता चुनती है लोकसभा को, लेकिन स्पेशल यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये हरेक राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश से स्पेशल इनकी संख्या होती है, इनके बारे में हमको अनुसूची 4 में पढ़ना है। अगला बढ़ते हैं 5वीं अनुसूची में क्या है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। सिंपल सी बातें मैंने बता दी है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति ना, इन पे कैसे प्रशासन करेंगे, ठीक है, किस तरह से यहाँ पे पुलिस व्यवस्था होगी, कैसे इन पे शासन जो भी होगा, और इनका नियंत्रण कैसे करेंगे, ठीक है, इन सब के बारे में जिक्र हमारा क्या है, अनुसूची 5। अनुसूची 6 के बारे में देखते हैं। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन करेंगे। सिंपल, ये याद है तो कोई दिक्कत नहीं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ये तो मैंने बता दिया, ये दोनों हो गया ना। अगला बढ़ते हैं 7वां नंबर। 7वां इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 7वां इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें लिखा गया, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। सिंपल, केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, शक्ति का बंटवारा। मैंने कह दिया, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा करना है। इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार का उल्लेख है। याद रखना, 7वीं अनुसूची में कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो क्या कर सकता है, किसी भी वस्तु पर शुल्क लगा सकता है, ठीक है, या टैक्स, कर होता है ना, कोई भी टैक्स होगा, वो सब लगाने का अधिकार है संघ को और राज्य सरकार को। टैक्स लगता है ना, दोनों का अलग अलग होता है। देखो इसके अंतर्गत 3 सूचियां, याद रखना, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसको बढ़िया से पढ़ते हैं। संघ सूची में, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। मैंने बताया, संघ सूची में जो भी विषय होते हैं उस पर कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है ना। केंद्र सरकार संघ सूची में जो लिस्टेड सब्जेक्ट है उन पर क्या करता है, कानून बनाता है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 सब्जेक्ट है, 97 संघ सूची। यहाँ पे अलग से लिखते हैं इसको, संघ, राज्य और सम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं इसको। संघ में जब संविधान लागू हुआ था उस समय 97 विषय थे, याद करना जरूरी है, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ था उसमें संघ में कितने विषय थे, संघ सूची में 97 विषय थे, और बाद में ये 100 हो गए। अभी कितने हैं वर्तमान में, ये 100 हो गए। इंपॉर्टेंट है, 97 से कितने हो गए, 100, याद हो जाएगा ना। अगला, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोई जो विषय है उनको देख लेते हैं। प्रतिरक्षा, मैंने कहा डिफेंस, याद रहेगा ना, मैंने तो कहा डिफेंस जो भी हमारी चाइना से कुछ डीलिंग होती है या फिर फ्रांस से होने वाला विदेशी मामले इसी में आएंगे, डिफेंस भी इसी में आएगा। तो विदेशी मामले, डिफेंस हो गया। युद्ध एवं शांति,
कोई राज्य थोड़ा ना करने जाएगा युद्ध के लिए, क्योंकि हमारा डिफेंस जब सेंटर का है तो युद्ध भी कौन करेगा, सेंटर ही करेगा। रेल ट्रेन किसी एक राज्य में अलग नियम थोड़ा ना होगा, पूरे देश में क्या होगा, एक ही नियम होगा। डाक व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, डाक व्यवस्था अगर किसी को लग रहा है कि वो स्टेट लिस्ट का विषय है, नहीं, डाक व्यवस्था क्या है, पोस्ट ऑफिस, ये सेंटर लिस्ट में आता है, ठीक है। तथा तार, डाक और तार लगभग क्या है ना, डाक तार। मुद्रा बैंकिंग, जो भी बैंकिंग प्रणाली होती है, जो भी मुद्रा आती है ना हमारी, वो क्या है, संघ सूची का विषय है। जो भी बैंक है क्या है, संघ सूची का विषय। परमाणु शक्ति, एटॉमिक पावर, ये क्या किसके पास रहेगा, संघ के पास रहेगा ना, हर एक राज्य के पास में थोड़ा ना परमाणु शक्ति रहेगा। अगर रहेगा तो एक राज्य दूसरे राज्य पे क्या करने लगेगा, तो फिर एक देश में ही विवाद होने लगेगा, तो ये तो गलत बात है। आगे बढ़ते हैं, राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाता है। सिंपल सी बात है, जब उस पर संघ है तो उस पर क्या है, राज्य सरकार कानून बनाएगा। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगर राज्य सूची का विषय अगर राष्ट्र के हित में है तो कौन बना सकता है, संघ सूची पर। संघ सूची में भी केंद्र भी इस पे क्या कर सकता है, कानून बना सकता है, और केवल राज्यसभा में ही इस पर कानून बन सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट सा विषय है, यहाँ पे अगर लिखना हो तो लिख लो, लिखना है तो लिख लो क्या, कि राज्य सूची का जो विषय है इस पर संघ भी कानून बनाता है, लेकिन लोकसभा में, राज्यसभा में, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में राज्य सूची के विषय पर संघ अगर कानून बनाना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ किसमें, राज्यसभा में। जब मैं राज्यसभा के बारे में बताऊंगा तो वहां पे ये पॉइंट भी बताऊंगा, ठीक है, कि राज्य सूची के विषय पर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में कानून बनाई जा सकती है। संविधान के लागू होने के समय में इसमें कितने विषय थे, 66। अब कितने हैं, अब इसमें कितने हैं, 61 है। ये दोनों याद रखो, 66 थे, अब कितने हैं, 61 है। इसमें शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन। तो पुलिस यही होती है ना, हर एक स्टेट की अलग अलग होती है। याद करने का तरीका है तो बंगाल में चले जाओ, पुलिस का वर्दी कैसा होता है, व्हाइट व्हाइट होता है ना। बंगाल में कैसा होता है, व्हाइट व्हाइट होता है। देखना, बंगाल के पुलिस की वर्दी व्हाइट होती है, तो बिहार की वैसी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की वैसी होनी चाहिए, नहीं। अगर ये संघ सूची का विषय होता तो सभी स्टेट की पुलिस का कम से कम वर्दी तो एक जैसा होता ना। तो पुलिस क्या होती है, हर एक राज्य की अलग अलग होती है ना, राज्य के अनुसार चलती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में सुशांत सिंह राजपूत का केस देखो, महाराष्ट्र की पुलिस बिहार की पुलिस का कोऑपरेशन नहीं करने का या करने का कुछ ऐसा कुछ आया था ना ट्रेंड में। तो अगर सेंटर का होता तो सभी जगह की पुलिस अलग होती, तो महाराष्ट्र पुलिस थोड़ा ना लिखता यहाँ पे, बिहार पुलिस थोड़ा ना लिखता, क्या लिखता है, इंडियन पुलिस लिखता ना। तो पुलिस क्या होता है, राज्य सरकार की लिस्ट में आता है, ठीक है, राज्य सूची का विषय है। और उसके बाद क्या है, जेल। तो जब पुलिस है तो जेल भी होगा ना, तो जेल भी याद रखना, जेल हो गया। और यह शांति व्यवस्था तो यही बनाते हैं ना, पुलिस तो शांति व्यवस्था कायम रखने में, तो शांति और व्यवस्था बनाए रखने का एक राज्य का कौन होता है, जिम्मेवार होता है राज्य सरकार। आगे स्थानीय शासन, स्थानीय शासन तो इन्हीं को करना है। कृषि, ये इंपॉर्टेंट है, कृषि राज्य सरकार की विषय है, क्योंकि बिहार में क्या कृषि हो रही है और पंजाब में क्या कृषि हो रही है, ठीक है, तो ये वहां की राज्य सरकार जानेंगे ना अच्छी तरह से, संघ तो ओवरऑल जानती है। तो किसी भी राज्य का कृषि किसके कंट्रोल में होता है, राज्य सरकार के कंट्रोल में होता है, और राज्य सरकार उस पर नियम कानून बना सकती है, इसलिए किस लिस्ट में है, राज्य सूची में। और क्या, जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, हमारा मेडिकल, जो भी हमारे हॉस्पिटल होते हैं ना, वो किसके अंतर्गत होते हैं, राज्य सूची के विषय में जाना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो भी होगा ये किसके अंतर्गत होगा, राज्य सरकार के अंतर्गत होगा। राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग, राज्य के अंदर जो भी व्यापार होते हैं, अगर यहाँ का व्यापार अगर संघ का होता ना, अगर व्यापार संघ का होता तो क्या होता, हर एक राज्य में बंटवा जाने के लिए कुछ अलग से टैक्स लगा, क्या नहीं, यहाँ पे जो बनने वाला जो मटेरियल है यहाँ से अलग राज्य में जाएगा तो वहां पे क्या लगेगा, टैक्स लगता है ना। पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कभी, लेकिन याद रखना कोई भी व्यवसाय होगा ना, व्यापार होगा ना, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, ये राज्य सूची का विषय है। न्याय विभाग, ये भी राज्य सूची का विषय है। आते हैं समवर्ती सूची में, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बना सकती हैं। अगला, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अगर कानून का विषय आए, ठीक है, और दोनों का क्या हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए ना, समान विषय हो जाए, तो उस समय किसका विषय कि कौन किसका कानून सबसे ज्यादा भारी पड़ेगा, तो संघ सूची का।
संघ सूची वाला सॉरी केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून क्या होगा, वैलिड होगा। संविधान के लागू होने के समय में इसमें कितने विषय थे, 47 विषय थे। याद रखना, संविधान जब लागू हुआ था इसमें कितने विषय थे, 47 थे। और अब कितने हैं, अब इसमें 52 हो गया। ये तीनों का याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। 47 थे, 52 हो गए। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय कौन कौन से हैं, तो पहला देखो क्या है, दीवानी और फौजदारी कानून प्रक्रिया। दीवानी और फौजदारी कानून प्रक्रिया, कोई भी कानून प्रक्रिया दो टाइप की होती है, दीवानी फौजदारी, कभी देखते हैं इसको भी। लेकिन ये जो भी होती है ये राज्य सरकार का भी विषय, कभी कभी इसमें केंद्र सरकार का, जैसे कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, तो राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का, इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। आगे विवाह तथा तलाक, विवाह तलाक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है ये। शिक्षा, शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची का विषय, याद रखना। संघ सूची और राज्य सूची का विषय नहीं है, क्योंकि शिक्षा में हर एक राज्य का भी अपना कुछ रहता है ना, इनपुट रहता है कि प्राइमरी स्कूल में अधिकार दिया जाता है कि प्राइमरी स्कूल में कौन सी भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए। अगर तमिलनाडु में है तो तमिल पढ़ाएगा ना, और अगर कोई बिहार में तो हिंदी चल रहा है, पंजाब में है तो पंजाबी में थोड़ा सा उसको पढ़ाया जाएगा। तो राज्य सरकार का भी विषय और केंद्र सरकार का भी, क्योंकि जो हायर एजुकेशन जब तुम करोगे तो 10th जैसे हो गया, इंटर हो गया, इसमें एक ही सब्जेक्ट होता है ना, एनसीईआरटी, सभी जगह एनसीईआरटी लागू होता है। तो केंद्र सरकार का भी विषय है और राज्य सरकार का भी है विषय, मतलब कि दोनों मिलजुल के करते हैं। तो समवर्ती सूची में इसलिए इसको रख दिया गया। समवर्ती सूची में शिक्षा याद रखना। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन से मतलब है सिंपल सा, जो भी पूरे भारत का पैसे का बंटवारा, जैसे कह सकते हैं आता है ना बजट, तो केंद्र सरकार का अलग बजट होता है और राज्य सरकार का अलग बजट होता है। देखना कभी बिहार का अलग बजट आएगा, उत्तर प्रदेश का अलग बजट आएगा, मध्य प्रदेश का अलग बजट आएगा, जबकि केंद्र सरकार अपना बजट अलग पेश करता है ना। तो आर्थिक नियोजन कह सकते हैं कि समवर्ती सूची का विषय है। बिजली, सिंपल सी बात है, समवर्ती सूची का विषय। देखना इसमें केंद्र सरकार का भी भागीदारी होता है और हर एक राज्य में अलग अलग इसका, अभी जैसे कि बिजली बिल तुम दोगे तो अगर बिहार में हो तो साउथ का अलग है और नॉर्थ का अलग है ना। आगे समाचार पत्र, जो भी तुम समाचार पत्र पढ़ते हो, सिंपल सा बात है, उसमें नेशनल न्यूज भी होते हैं और स्टेट के भी होते हैं ना, तो उसमें स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन है और नेशनल का भी है ना। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये समवर्ती सूची का विषय है। श्रमिक संघ और वन, जो श्रमिक संघ होते हैं, श्रमिक संघ का मतलब क्या, श्रमिक संघ का मतलब क्या होता है, श्रमिक संघ का मतलब हुआ कि कोई भी मजदूर है, मजदूर यूनियन ना, जैसे रेलवे के मजदूर यूनियन होते हैं, वैसे तरह हर एक राज्य के अलग अलग मजदूर यूनियन होते हैं। हर एक राज्य के नहीं कह सकते, हर एक राज्य में जो कंपनी है उनके अलग अलग मजदूर यूनियन होंगे और सेंट्रल लेवल भी एक मजदूर यूनियन होगा ना, इसलिए समवर्ती सूची का विषय है। और वन राज्य के लिए भी है और संघ के लिए भी है, तो ये भी समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है, तो ये में भी अब आगे वैलिड है नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, वैलिड नहीं है, क्योंकि जब तक वो जम्मू कश्मीर राज्य था तब तक, अब तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया ना, तो यहाँ पे समवर्ती सूची उसमें भी होगा। ठीक है, अब ये वाला नोट गलत हो जाएगा हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मैंने बताया 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है ना, याद करने का तरीका जी से याद करेंगे। लैंग्वेज क्या है यहाँ पे, 22 भाषाएं, इसमें से मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। रियलिटी में जब संविधान था, मूल रूप से जो मूल संविधान था उसमें कितने भाषाएं थी, 18 थी। अब कितनी हो गई है, 22 हो गई। ये याद रखना कि स्टार्टिंग में कितना था, 18, 8 से याद रखना 18, और अब कितनी हो गई है, 22। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, सॉरी 18 बोल रहा हूँ। 8वीं अनुसूची में कितनी है, 14 भाषाएं, सॉरी कितनी भाषाएं हैं, 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, अब कितनी हो गई है, 22। अब ये जो बढ़ी हुई है इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें सिंधी को जोड़ा गया था। 92 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कोंकणी को जोड़ा गया, मणिपुरी नेपाली को जोड़ा गया था। 2003 में, ये 2003 वाला इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लो कि 2003 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें मैथिली को, बिहार की भाषा है मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये चारों भाषाओं को याद रखो, 2003 में जोड़ा गया, क्योंकि ये रिसेंट की है तो इनको याद करना जरूरी है। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो 2003 में जोड़ी गई है 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची, अच्छा 9वीं अनुसूची को पढ़े तब ना, संविधान में यह अनुसूची, 9वीं अनुसूची के बारे में
प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। मैंने कहा था 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये संविधान के बाद जोड़ी गई हैं, तो संशोधन के द्वारा जोड़ी गई होंगी। तो 9वीं अनुसूची याद रखना प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि 9वीं जो अनुसूची है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पहला जब संविधान में संशोधन किया गया, और कब किया गया? 1951 ईस्वी में किया गया प्रथम संविधान संशोधन। इसके द्वारा इसको 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है कि राज्य, मैंने कहा भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है ना, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। इसका मतलब क्या है कि राज्य किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। राज्य किसी भी संपत्ति का अगर अधिग्रहण करना चाहता है तो उसके संबंध में कुछ नियम होगा। तो भूमि का अधिग्रहण करना ना, सब कुछ का तो नहीं था, भूमि का। जैसे कि रेलवे लाइन बिछाना है, तो वहां की भूमि को तुम अधिग्रहण करोगे ना, मतलब खरीदोगे कुछ पैसा देके, कुछ उसके लिए अलग नियम होगा। रोड बनाना चाहते हो कहीं से, तो उसके लिए कुछ अलग नियम होगा ना, वहां पे जमीन खरीदना होगा। अगर मान लो कोई यूनिवर्सिटी बनाना है, कोई कॉलेज बनाना है, तो वहां के जमीन को तुम लेना चाहते हो, तो भूमि में अधिग्रहण करना है ना, ये भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। ठीक है, ये राज्य सरकार अगर किसी भी संपत्ति को अधिग्रहण करना चाहता है तो उसके लिए जो विधि का उल्लेख किया है किसमें? 9वीं अनुसूची में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर राज्य सरकार ने किसी भूमि को अधिग्रहण किया, ठीक है, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो उस चीज से संतुष्ट नहीं है, मिलने वाले मुआवजे से संतुष्ट नहीं है, पैसे से संतुष्ट नहीं है, तो इसके लिए कानून के दरवाजा, मतलब न्यायालय में इसके खिलाफ क्या होगा? केस वेस नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसा पहले तक था। कब तक था? देख लो, नोट देखो। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, मतलब न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ में निर्णय के द्वारा स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है और उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है। समझ लो क्या है कि अगर कोई भी 9वीं अनुसूची का कानून बना है, ठीक है, अगर वो किसी भी इंसान के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, मौलिक अधिकार का अगर हनन कर रहा है, तो वो न्यायालय में क्या कर सकता है? केस कर सकता है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, आगे बढ़े 10वीं अनुसूची में। ये ऊपर में भी देख लेना, वर्तमान में इस अनुसूची में कितने हैं? 284 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची, यह संविधान के 92वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ है। ठीक है, 10वां किसकी अदल बदल है ना, 92वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। इसके द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदल मैंने बता दिया किस तरह से होता है, क्या होता है, क्यों होता है। आगे 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची 73वां और 12वां 74वां संविधान संशोधन, और ये दोनों 1993 में हुए। दोनों 1993 में ही हुआ है। दोनों को टिक लगाओ कि 92 ये जो 11वीं अनुसूची है और 12वीं अनुसूची, 11वीं 73वें संविधान संशोधन और 12वीं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ा गया है। 1993 में ही जोड़ा गया। ठीक है, इस 11वीं अनुसूची में देखो, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसमें कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29 विषय। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 29। पंचायती राज व्यवस्था में, जबकि इसमें देखो 18 विषय। नगर पालिका के कितने विषय हैं? 18 विषय। ठीक है, और ये 93 में जोड़ा गया। ये तो हो गया ना। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए जोड़ा गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब समझ में आ रहा होगा कुछ, और ये याद करना जरूरी है। बाकी जो भी है एक्सटर्नल, ये वाला जैसे 97 से 100 कैसे हुआ, 66, 61, 47, 52, तो ये ठीक है, ये भी जरूरी है। पहले कितना था, अब कितना है, ये भी, ये 100, 61, 52 अभी तो याद कर लो, लेकिन इसका क्या करो 97, 66, 47 ये भी याद करना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।